राम राम जी, सभी भाइयों को जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुर जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ भाई धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। न्यूज पॉइंट आपका बहुत ही शानदार यूट्यूब चैनल है। धीरेन्द्र भाई राम राम। राम राम जी, राम राम बाबा जी। सर, ये जो इस वक्त जो यूपी में जो नाटक चल रहा है और अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसके बाद ये जो उस बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे के राजनीति शुरू की है और उसके बाद यूजीसी वाले जो जो बवाल है, इससे यूपी की पॉलिटिक्स में आप क्या डेवलपमेंट्स देख रहे हैं? क्या ये हो क्या रहा है? इसको आप कैसे डिकोड करेंगे? दरअसल उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छे से चलती हुई सरकार के लिए तीसरा कार्यकाल मिलने पे बहुत सारे राजनीतिक दलों की, बहुत सारे राजनेताओं की, बहुत तमाम लोग सीएम इन वेटिंग्स की राजनीति खत्म हो सकती है। और चूंकि योगी आदित्यनाथ प्रशासन के मसले में जो सबसे बड़ी चीज राज्य सरकारों का हुआ करता है, अगर हम देखें तो कानून व्यवस्था एक ऐसी चीज होती है जिससे उत्तर प्रदेश में, बाकी देश में तो होता ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चूंकि आपका सवाल उससे संदर्भ में है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज्यादातर समय पर सरकारें अगर बदली हैं या सरकारों को गिराया और उठाया गया है तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला था। इसको बाबा ने बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। लोगों की नजर में अपराध है, अभी भी है, अपराध को कोई रोक कैसे सकता है? जो इमोशनल इशू पर हुए, जो परिवार के अंदर हो रहे हैं, जो आपस के स्पॉन्ड हैं, लेकिन जो माफिया थे, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, वो इस समय इस पूरे राज्य में आपको लगभग नील दिखाई देता है। जो आरोप लगते थे कि भाई ठाकुर है और सब ठाकुर माफिया नहीं है, एक ठाकुर माफिया का कोई काम करने की, उनकी कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं अगर एक भी काम पकड़ा गया तो उनका भी वही हश्र होगा जो अतीक अहमद का हुआ, जो मुख्तार का हुआ, जो विजय मिश्रा का हुआ, जो कुंटू सिंह का हुआ, उन सब का एक साथ ही इलाज बंडल बांध देंगे बाबा। तो मेन चीज खत्म हो गई। उसके बाद आता है कि जो आदमी स्ट्रांग है वो यूपी की, जो दूसरा आजकल सबसे बड़ा इशू होता है कि इकोनॉमी क्या है, उसमें बाबा एक इतने महत्वाकांक्षी लक्ष्य की तरफ चढ़े कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपने स्टेट को बनाएंगे। अद्भुत लक्ष्य है। अच्छा, बातें तो बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन जब आपने देखा कि उनका किस तरह से पूरा का पूरा, आप जब गौर करते हैं कि वो लक्ष्य पूरा होता हुआ दिखता है। यूपी में सेंटर बन रहे, डिफेंस कॉरिडोर को ले जाके उन्नाव तक शामिल कर लिया गया, लगभग 300 किलोमीटर की रेंज में फैक्ट्रियां लग रही हैं। 5 जो सर्किट हैं वो अद्भुत चल रहे हैं। धार्मिक सर्किट, ये हालत हो गई कि बनारस जो है मोस्ट विजिटेड सिटी हो रहा है। प्रयागराज में 65 करोड़ दुनिया के लिए, ये पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य होता है। अयोध्या का राम मंदिर हर रोज 3 लाख लोगों के दर्शनों का साक्षी बन रहा है। उसी तरह से मिर्जापुर माँ का कॉरिडोर है। फिर आगे चले जाइए बुद्धा सर्किट, और अद्भुत वो है। सड़कों पर आप एक्सप्रेस कैपिटल हो गए। एक्सप्रेस आपके यहाँ 7 वर्किंग है, 5 में अभी 5 वर्किंग है, 7 पर काम चल रहा है और 10 होने वाले हैं। यानी लगभग 20 से 22 एक्सप्रेसवे आपके इस स्टेट में मिलने वाले। तो ये सब चीजें पूरी पॉलिटिक्स को, जो सवाल होते हैं जिनसे एक स्टेट आगे जाता है, मुख्यमंत्री बनता है, उन सब ने वो योगी आदित्यनाथ को बाकी लीग से आगे कर दिया। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कोई नेता उनके लिए सवाल नहीं था। तो ऐसे में राजनीति तो बंद नहीं हो जाएगी। विपक्ष जो है अपने घर ताला लगा के तो चला नहीं जाएगा पार्टी कार्यक्रम अपने कार्यालयों में, तो वो रास्ते ढूंढता है। तो उनमें जो है सबसे बड़ा रास्ता अचानक उनको मिला, जो अभी मुक्तेश्वरानंद से। क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद और उस सब में अगर आप देखेंगे, राजनीति में पिछले कुछ समय से जातिवादी दलों की दाल गलनी बंद हो गई थी। क्योंकि योगी हैं, उन पर आरोप चस्पाने की बार बार कोशिश की गई
कि वो राजपूत हैं, वो राजपूत हैं, वो चला नहीं। उसके बाद चूंकि अगर वो राजपूत वाला चल जाएगा तो ये इधर यादव वाला भी चल जाएगा, भाई मेरा उनका ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ तो मेरा भी करो, ये हो जाएगा। वो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। अब आप देखेंगे पिछले कुछ समय से एक खास सेक्शन जो ब्राह्मण्स वोटर्स और उस सब को लेकर भड़काने में लगा हुआ, लंबे समय से लगा हुआ, कोई अभी का नहीं है कि ब्राह्मणों का अत्याचार हो रहा, बाबा पे ये हो रहा, और उसमें आग में घी डाल दिया आके ऐसे अध्यक्ष ने, जिसने आके नोटिस बताने की शुरू कर दी कि साहब पार्टियां। तो इसीलिए आप ये देखेंगे इससे ये शुरू हुआ, और अभी मुक्तेश्वरानंद के समय ये बहुत बढ़ गया। एक आदमी जो उसके साथ जाना चाहता है, वो ऐसी जगह पर जिसका संतई को लेकर विवाद था। हालांकि आज तो उमा भारती ने भी कह दिया कि साहब उन्होंने, सरकार ने बहुत घटिया काम किया है और उनको नोटिस दे के बहुत ही परंपरा का वो विश्वास आस्था पे चोट की टाइप उन्होंने कहा है। लेकिन आप ये देखेंगे जनता को अभी मुक्तेश्वरानंद में कतई रुचि नहीं है। लेकिन एक नैरेटिव तो आपने चला दिया। अचानक एक आदमी जो किस लिए फ्रस्ट्रेटेड है, क्या उसका सपना है, क्या वो कहना चाहता है, वो अचानक तख्ती उठा के आ जाता है, कहता है कि साहब अभी मुक्तेश्वरानंद पे लाठी चार्ज हुआ इसलिए मैं पीसीएस छोड़ रहा। अभी मुक्तेश्वरानंद उसको फोन कर देते हैं। मतलब ऐसा कोई ब्यूरोक्रेट जिसका इतना मन हुआ हो, उससे पहले बहुत सारे काम हो चुके, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, उससे पहले और कई सारे मसले हुए, तब उसके अंदर की जो पांडित्य चेतना है वो बाहर नहीं आई। तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें पार्ट ऑफ गेम नहीं है, ये गेम है जो उन 27 के लिए बहुत जोरों शोरों से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि 27 में क्या होगा वो 29 में परिलक्षित होगा। बीजेपी अपने आप को इतना सीटों पर बनाए रखेगी या इससे उसको, देखिए इतने सीटों से नीचे जाने पर तो दिल्ली का खेल और खराब होगा, और वो अगर इन सीटों से ऊपर जाती है तो दिल्ली का खेल और शानदार हो जाएगा। तो इसीलिए पूरी लड़ाई लखनऊ में बाबा योगी आदित्यनाथ को अपने कद के बराबर करने की है। उसमें योगी के जो अफसर हैं, जो उनके आसपास की मंडली है, वो उसमें थोड़ा मदद कर देती है। वो इसलिए भी मदद कर देती है कि उसकी सहजता, उसकी सजगता एक मुख्यमंत्री को कहाँ क्या है उससे अलग कहीं है। तो मुख्यमंत्री अपने कंधों पे ढोते हुए एक सरकार को है जिसमें दोनों तरफ आपको ये कोशिश की जाती है, दिखाया जाए कि भाई उप मुख्यमंत्री दोनों हाथ होंगे, वो उनके खिलाफ दिखा दिए जाएं, यानी ये ऐसे ही है कि मैं अपनी ऐसे गर्दन पकड़ लूं। इस तरह की राजनीति वहां चल रही है और वो चुनाव से पहले का खेल है। इसीलिए अभी मुक्तेश्वरानंद एपिसोड को और ज्यादा खींचने की कोशिश की जाएगी। जी अच्छा सर, इस अभिमुक्तेश्वरानंद वाले एपिसोड में जो वीडियोज आई हैं सामने, उसमें तो पुलिस उनसे रिक्वेस्ट करती दिखाई दे रही है, हाथ जोड़ रही है कि बाबा जी कोई नई परंपरा शुरू मत कीजिए, बस सिर्फ 50 मीटर पैदल चलना है, आप 50 मीटर पैदल चल के चले जाइए, और जिससे कि कोई अप्रिय स्थिति पैदा ना हो, भागदौड़ वाली स्थिति ना हो जाए। और फिर हमने वीडियोज में देखा कि छोटे छोटे बटुक जो है वो पुलिस पे अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस को जानबूझ के प्रोवोक किया, रदर पुलिस पे हमला किया। उसके बाद जब ये सब हो गया तो अब योगी जी को जो है एंटी ब्राह्मण घोषित किया जा रहा है। योगी जी को यह कहना पड़ा गया कि भैया ये कालनेमी है, ये ऐसे ही विघ्न पैदा करता है। जी जी दरअसल आप उस पे जा ही नहीं सकते। वो इस पूरे कोशिश को, वो इस पूरे उसको बनाना ही चाहते हैं, वो उसको ये दिखाना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों का या उनका सादर सत्कार नहीं करते हैं। वो ये कोशिश, चूंकि देखिए इसको पॉलिटिकल नजरिए से देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कोई जाति है, चाहे वो कोई सी भी, चाहे ओबीसी में ले लें चाहे कुछ में ले लें, तो वो सबसे बड़ी जाति के तौर पर ब्राह्मण्स हैं। 11 से 13% वोटर उनको माना जाता है। मतलब अलग अलग है, 9 से 11 बोलते हैं, कोई 11 से 13, लेकिन आप ये मान के चलिए कि एक आबादी जो पूरे जो जाति जो 10% को रिप्रेजेंट करती हो, उसकी वोट के मायने होंगे, और वो सजग है। वो अपने वोटों को और अपनी उसको, अगर आप देखेंगे गांव में भी उनको मोबाइल वोटर माना जाता है जो दूसरों को प्रभावित कर सकता है।
तो वो इस तरह के वोटर्स के साथ वो योगी का सामने हमेशा कोशिश किए जाएगा कि वो उनको उनके विरोधी के तौर पर पेश करे, क्योंकि आपको याद होगा हाथा, गोरखपुर का हाथा जो है हरिशंकर तिवारी के उस पर जब सर्च हुई थी तो भी तमाम जो पत्रकारिता में बैठे हुए उनके एजेंट थे, तमाम लोग थे, उन्होंने इसको ब्राह्मण्स बनाम राजपूत बनाने की कोशिश की थी। तो ये है। अब अगर आप देखेंगे पुलिस का काम ये है, क्योंकि वहां पिछली बार भी एक भगदड़ मच चुकी, जबकि 65 करोड़ लोग आए थे लेकिन उसको कंट्रोल किया। आज तक आप देखेंगे वो जो पत्रकारिता के वो जो जिन्नात घूमते हैं वो आज भी ये कहते हैं कि पता नहीं कितने मरे होंगे। ऐसे युग में जहां कोई आदमी ये तो बता, वही जब आप देखेंगे पता नहीं कितने मरे होंगे कहने वाले लोग ये बता सकते हैं कि ट्रंप ने रात में अपनी फाइल पे साइन करके क्या रखा है, उनको ये पता है, बस उनको ये नहीं पता वहां कितने मरे होंगे, क्योंकि उनके कागज नहीं ला पाते, उनकी चीजें नहीं ला पाते। तो झूठ को नरेट करने की ताकत है, और उसमें सरकार कमजोर होती है, क्योंकि सरकार के पास इस तरह के अधिकारियों का अमला नहीं, सरकार के पास इस तरह का इंटेलेक्ट नहीं है, क्योंकि उनके आसपास के लोग उनको जो वो हमेशा होता है, हर सत्ता के साथ होता है, सत्ता चाहे कितनी भी वो क्यों ना हो, उसके इर्द गिर्द इस तरह के लोगों का जमावड़ा होता है। तो वो जो कोशिश है आप देखेंगे कि वो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जो है, जो गोवर्धन पीठ के हैं, और आप अलग देखेंगे भारती को देखें, तीर्थ को देखें, शंकराचार्यों की चारों परंपराओं में आप देखेंगे कोई भी इस तरह का अडियल, इस तरह का विशेषाधिकार चाहने वाला नहीं है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती तो गए और नहा के आ गए, उन्होंने तो नहीं कहा, उन्होंने तो कहा कि ठीक है भाई, वो जो है उन्होंने शाही स्नान नहीं रोका, उन्होंने वो रोका है, जो तामझाम रोका है। तो तामझाम और अगर जरा सा भी हो जाता तो यही शख्स होते जो ये कहते कि सरकार ने हमको जाने दिया, हमारी क्या गलती है। सरकार की गलती अगर कुछ भी हो जाता वहां, तो सरकार ने बहुत बेहतर काम किया। मैं नहीं मानता हूं कि इनको कोई किसी किस्म का विशेषाधिकार होना चाहिए, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि सरकार का एक अंग है, सरकार पर हमला करने के लिए इस्तेमाल। और जिस तरह की भाषा आपको दिखती है उसमें कौन संत कहेगा, मतलब योगी आदित्यनाथ के जिस चीज पर आप हमला बोलना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ के, आप उनके हिंदुत्व के प्रति जो अगाध आस्था या उस परंपरा में, वो जिस मठ परंपरा में आते हैं, वो उतनी ही पूजनीय है हिंदुओं में जितनी उनको अपनी शंकराचार्य लगती होगी। और उन्होंने निरंतरता के साथ बलिदान का उनका इतिहास है। वो राम जन्मभूमि में उनके गुरुओं का ये तीसरी पीढ़ी है जो लग रही है। उनको कोई अपने उसको बताने की जरूरत नहीं है तुम्हारी तरह कि तुम को गद्दी के लिए लड़ रहे हो और तुम्हारा अभी तक पट्टाभिषेक नहीं हुआ है और तुम्हारा जो निरंतरता है एक पार्टी के प्रति, देश को कहीं भी बेच देने की है, वो आपको दिखता है, आपके गुरु से दिखा, आप में दिखा, कोई वो नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ में अगर वो नहीं है, राजनेता नहीं है, तो भी वो महंत है। और वो महंत हैं जिसकी पीठ से हिंदुत्व का स्वर हमेशा से गुंजायमान हुआ। नेपाल से लेके, त्रिपुरा से लेके साउथ तक गोरखपीठ के अनुयायी आज भी अपने आप को विशुद्ध हिंदुत्व के संरक्षक, रक्षकों के तौर पर देखते हैं। जबकि आप इन शंकराचार्यों को देखेंगे, ये उनको औरंगजेब और पता नहीं क्या क्या कह रहे। तो उनको खुद ही पता है कि जब वो लिखते हैं, जब उनके समर्थक लिखते हैं, उसके नीचे जो जनता के जवाब आते हैं उनको खुद मालूम हो जाता है। जी। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, अचानक पूरे देश में एक ये माहौल बनाया जा रहा है कि सरकार सवर्ण विरोधी है, और जो यूजीसी का जो इक्विटी वाला जो गाइडलाइन आई है, इसको लेके सरकार को घेरा जा रहा है कि सरकार ने सवर्णों के बच्चों को, अब तो हायर एजुकेशन में भी जो है माहौल इतना खराब कर दिया है कि अब हम लोग, हमारे बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में भी मुकदमेबाजी करेंगे, और कोई भी उठ के कोई झूठा आरोप लगा दे, सच्चा आरोप लगा दे। सर, यूजीसी वाले इस गाइडलाइन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा वो है, इसको दो क्लियर चीजों में समझना होगा कि ये सरकार ने किया है, सायास किया है, इसमें कोई दिक्कत। सरकार ने इस पूरे गाइडलाइन को इशू किया है, सायास किया है,
मिनिस्ट्रीज में डिस्कस हुआ होगा और बिना किसी उसमें नहीं किया है, बिना किसी तैयारी के। पहली तो बात ये है। दूसरा ये है कि ये वाकई परेशानी भरा है, क्योंकि ये कानून की जो समानता है, जो विधि के समक्ष समानता है, उसका वायलेशन करता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इसमें दुनिया का सबसे विलक्षण कानून बनाया गया, जो वोक चाहते हैं, जो किसी भी जाति के नरसंहार को गलत नहीं मानते हैं। और उसका कारण आपने देखा होगा, एक आरजेडी की प्रवक्ता ने कहा भी है कि हम उनको फंसाएंगे, उनको फंसाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सदियों से ये किया। उनके इतिहास का बोध कितना होगा वो तो मैं नहीं जानता, और ना ही मुझे उसमें कुछ लेना देना है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये सब समस्याएं हैं, क्योंकि इस देश में इतनी फाल्ट लाइन है गांव गांव में जातियों को लेके। वहां जहां वो अब खत्म हो रहा था, वो हिंदू बन रहा था, अब आपने एक सवर्ण को, चूंकि इससे पहले उसमें ओबीसी की परिभाषा को आप शामिल नहीं कर रहे थे, आपने उसमें ओबीसी और ओबीसी में मुस्लिम्स भी डाल दिए। तो जो लोग अब ये टारगेट कर रहे हैं, जो इस तरह से कन्वर्जन के केसेस हैं, इसके अलावा आप सपोज कीजिए शामली में जाट वर्सेस दलित हैं, या कहीं अलग इस तरह के बहुत सारी चीजें दिखती हैं। या फिर आप इटावा, एटा या मैनपुरी में आप कहेंगे यादव बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां किसी आम कास्ट के किसी की हिम्मत नहीं है। जैन डिग्री कॉलेज में, जैन इंटर कॉलेज में आप ये बताइए कौन जाके वोट दे आएगा मुलायम सिंह के खिलाफ करहल में? किसकी हिम्मत है? ब्राह्मण, ठाकुर या बनिया या कायस्थ, किसी की हिम्मत नहीं है। तो उस कॉलेज में फिर क्या होता होगा, ये भी किसी को नहीं कहने की जरूरत है। तो इन सबको अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक हैं, क्योंकि ये दुनिया का अकेला कानून होगा बाबा जी जिसमें कभी झूठी शिकायत करने का कोई दंड नहीं है, बल्कि झूठी शिकायत करने पर मुझे लगता है उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। क्योंकि अगर आप झूठी शिकायत को आप तय हो जाता है, SC/ST एक्ट आपने उस पर इम्पोज करा दिया, उस पर करा दिया, तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट है। और आपका अगर वो गलत हुआ तो उसको कोई दिक्कत आपको है नहीं, तो आप दूसरे पे लगा दो, 5 पे लगा दो, 6 पे लगा दो, 7वें पे लगा दो। पूरी दुनिया में इस तरह से कहीं देखा नहीं गया कि एक सोसाइटी को आप बिल्कुल इंटेलेक्चुअली जिनोसाइड का शिकार करना चाहते हैं। ये इस लैंग्वेज को देखने के बाद लगता है। लेकिन ये सरकार ने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीजें की हैं जो बेहतर हुई हैं। तो इसीलिए ये एक सरकार का गलत फैसला मान के इसका विरोध हो रहा है। जो लोग इसकी आड़ में पूरी सरकार को घेर रहे हैं, जो घेर रहे हैं, वो भी अपना हित साध रहे हैं। और जब बहुत सारे जातिवादी ट्वीट्स आपको दिख रहे हैं, तो वो भी एक गलत ये कर रहे हैं, वो इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि हाँ, इस बिल की जरूरत थी। तो ये बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। और सरकार इस समय ये तो है कि सरकार अपने एक ऐसे पॉलिटिकल नजरिए से मैं कहूं तो एक ऐसे वोट बैंक को नाराज करने की तर्ज पर आई है, या उसको सोचने पर मजबूर कर रही है, जिसने 2014 से अब तक या इससे पहले भी बीजेपी का वोट बैंक तो अपर कास्ट का खास तौर से शुरुआत में सिर्फ बनवे हुआ करते थे। हमको याद है जब दीपक कहा करते थे दीपक की पार्टी कौन सी है, तो इनको बोलते थे। फिर जब ये कमल के फूल के साथ आए तो इसमें बहुत सारे लोग जुड़े। तो अपर कास्ट का एक अनडिटर्ड जो है वो समर्थन इस पार्टी को मिलता रहा। इस पार्टी ने उसको इस समय समझाने के लिए मजबूर किया है, समझने के लिए मजबूर। तो ये विवाद अभी आगे बढ़ेगा और इसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि देखिए सरकार मुझे नहीं लगता वापस लेने के मूड में है, क्योंकि सरकार के पास तो ये बहुत तैयारी के साथ गया है। और मैं ये भी नहीं मानता कि इसमें किसी को पता नहीं होगा। ये बेवकूफ़ी की बातें तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए ही हैं, किसी समझदार आदमी के लिए कतई नहीं हो सकती। जिस मिनिस्ट्री में जब ज्वाइंट सेक्रेटरीज से भी PM मोदी मीटिंगें करते रहे हों, मतलब उनसे तो ये संभव नहीं है कि इतने बड़े चेंजेस का उनको मालूम ना हो। जी तो सर ये सोचना कि सरकार इस चीज को लेके UGC वाले गाइडलाइन को लेके बैकफुट पे है, ये गलत होगा। सरकार आपको लगता है इसको वापस नहीं लेने जा रही है? मुझे लगता है कि अभी लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है अभी। हालांकि लोगों ने कहा है, देखिए इसमें दो चीजें हो सकती है। अब सरकार ने अपने आप ही एक मूव किया है, तो मैं नहीं मानता कि कोई कहेगा कि साहब मोदी को तो पता नहीं था, ये इतना विरोध हो जाएगा और वो करेंगे। मैं मानता ही नहीं। उनको ये मालूम होगा कि इसका एक्शन क्या होगा, ये भी मालूम होगा इसका रिएक्शन क्या होगा।
उन सबको उन्होंने देखा होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई मेडिसिन भी लाते हैं तो हमेशा डॉक्टर्स ये करके लिखते हैं, ऐसा कोई नहीं होता जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता। आपने खुद सुना भी होगा, आप बोलते भी हैं कि साहब मेडिसिन का, एलोपैथिक का, तो उनका साइड इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन डॉक्टर हमेशा एक चीज का प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए वो करता है कि नुकसान और फायदे में ज्यादा कौन सा है। तो सरकार ने इसका फायदा अपने आप से देखा होगा कि भाई इसका फायदा मुझे क्या हो सकता है। अभी तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये लोग वापस लेंगे, क्योंकि अब जो उन्होंने सोचा था रिएक्शन क्या होगा, उस तरह का रिएक्शन तो हो गया। और उसका फायदा उठाने के लिए वो पार्टियां जिनकी प्राणवायु जाति पर है, वो जातियों के तथाकथित ठेकेदार, जो पत्रकार, यूट्यूबर्स, वो सब निकल चुके हैं, वो भी सामने आ चुके हैं। तो अब सरकार इसको वापस लेने के लिए फिर वही उसको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे फायदा ज्यादा हुआ कि नुकसान ज्यादा हुआ कि ये सब हुआ। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वो नहीं है। सरकार को इसमें मैक्सिमम ये तो करना चाहिए कि भाई आप झूठी शिकायत पे आपको सेम सजा मिलेगी जो उसमें, तब भी शायद थोड़ा सा, क्योंकि जो ये वोट बैंक है, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये उनको शायद ज्यादा कम लग रहा है, लेकिन ये जो भी वोट बैंक है ये स्ट्रांगली बीजेपी का वोट बैंक है। उनको लगता है, बहुत सारे लोग उनके सोच रहे हैं कि जितना ये रिएक्ट होगा उतना हमारा ओबीसी और एससी वोट बढ़ेगा, ऐसा सरकार को लगता होगा। मैं यही कह पाऊंगा। तो सर, आप आज की चर्चा को भी यहीं समाप्त करेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोबारा मिलते हैं सर। थैंक यू। जय